हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को सी टेट प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं। आइए उसी की कड़ी में हम अगले सेट पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यह जो है आज का मोटिवेशन कोड है। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव अगर होती तो कब के सो गए होते। इसका मतलब है कि जब हम आप मैदान के जंग में उतर गए हैं तो हमें कठिनाइयों से नहीं डरना है, बल्कि हमें निरंतर सतत प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। हमें स्टेबल नहीं होना है दोस्तों। आइए हम इसी आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला प्रश्न हमारा देखिए, ये है जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है दोस्तों। साधारण ब्याज का प्रश्न है। इसका मतलब है कि कोई धन साधारण ब्याज है या ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है तो वह धन होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारा धन कुछ था, मतलब मान लो कि जो यहाँ पर वह धन होगा, मैं अपने धन को मान लेता हूँ यक्स। क्या मान लेता हूँ? यक्स मान लेता हूँ। इसका मतलब है कि 2 वर्ष में मेरा जो धन था यक्स, वह बढ़ करके कितना हो गया? 500 हो गया, और 4 वर्ष में बढ़ करके 900 रुपया हो गया। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए और आपको एक नियमित अंतराल पर दो टाइम दिया रहे, एक टाइम 1 दिया रहे यहाँ पर और एक इधर टाइम 2 दिया रहे, उसमें आपसे कहा जाए कि धन हमारा बढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो 500 है, 500 इस धन को लिखेंगे 500 माइनस ये धन बढ़ रहा है कितना? यक्स से ही बढ़ रहा है, यक्स बटे 900 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? यक्स कर देंगे। अब देखो, इधर दिया है टाइम कितना है? 2 वर्ष, और इधर टाइम कितना है? 4 वर्ष। ठीक, अब इसको काट पीट दो तो देखो, दो इक्याना में 2 हो गया, 2 दूने कितना होगा? 4 हो गया। अब इसको घटाओगे, इसका तिरछा गुणा करोगे, तिरछा गुणा तिरछा गुणा ऐसे हो जाएगा 5 दूना 10, यानी इधर कितना आएगा दोस्तों? 1000 आया, माइनस 2x आ गया, और इधर गुणा करोगे तो 900 माइनस कितना आएगा? x आएगा। ठीक, अब सबको एक तरफ लेके जाइए। जो गिनती में है, जो नंबर में है, वह एक तरफ आएगा। जो सब एक्स वाई में लिखा रहता है उसको एक तरफ लेके जाते हैं। अब देखो, 1000 इधर है और इधर 900 है, मैं लेके आऊंगा, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये जो माइनस में है बराबर को क्रॉस करके जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x माइनस क्या हो गया? x हो गया। इसको दोस्तों आप घटाओगे, घटाओगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा, और 2x में से x घट को घटाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा। यही हमारा वो धन था, कितना था? 100 रुपया। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको वैसे ही लगा लेना है दोस्तों। आइए, जो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि रेणु गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। एक लड़की है जिसका नाम रेणु है, वह गणित का प्रश्न करने में निपुण है। बहुबौद्धिकता बहुबौद्धिकता की की अधिकता है।
ठीक है। प्रश्न पूछा है कि एक लड़की है रेनू, गणित का प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता है की अधिकता है। ये लिखा है, ये जो यहाँ की लाइन टाइप कर दिए हैं ये लोग, ये यहाँ नहीं रहेगा। उसमें किस प्रकार की बहु बहु बौद्धिकता बहुबौद्धिकता की अधिकता है। एक कंप्लीट प्रश्न है दोस्तों, इसको इस प्रकार से समझा जाए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि गणित का प्रश्न कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसमें तार्किकता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें चिन्हों की समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि यानी कौन संक्रियाओं की समझ होनी चाहिए। तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि भाषाई भाषाई बुद्धि का मतलब होता है कि गणित की भाषा की बुद्धि उसके पास है, लेकिन गणित की भाषा की बुद्धि उसके पास है, यदि गणित की संक्रियाओं को वह समझ नहीं पा रहा है तो कैसे लगाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ठीक है। तो तार्किक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तार्किक। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा ये अच्छा टाइप का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि एक गुल्लक है, किसके पास गुल्लक है, यह जो व्यक्ति है उसका नाम राम है। क्या नाम है, राम। राम के पास एक गुल्लक है, गुल्लक में केवल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, 1 रुपए और 50 पैसे, ये हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। गुल्लक में उसके केवल 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, यही है आपका गुल्लक, ठीक। दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। इसका मतलब है यदि x 1 रुपए का है तो x जो है कितना हो जाएगा, x मान लो, मैं मान लेता हूं x यदि इनके सिक्कों की संख्या समान है तो मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, मैं मान लेता हूं x। इसके सिक्कों की संख्या मैं मान लेता हूं x, इसके भी सिक्कों की संख्या मैं मान लेता हूं क्या, x। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये पूर्ण विराम का निशान है, 150 नहीं है। 50 पैसे के 1/3 सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के 1/3 सिक्के, यानी 50 पैसे को मैं यदि रुपए में बदलूंगा तो यहाँ पर देखो x/2 हो जाएगा। x/2 के 1/3 सिक्के, इसका मतलब है कि 1/3 सिक्के, ये हो गया 1/3 सिक्के, तथा 1 रुपए के 1/4 सिक्के निकाल लेने पर, 1 रुपए के कितने सिक्के निकालने हैं, 1/4 सिक्के निकाल लेने पर, यानी x गुणे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। निकाल लेने पर गुल्लक में 26 रुपए शेष बचते हैं। कितने रुपए शेष बचते हैं, 26 रुपए शेष बचते हैं दोस्तों। तो आपको प्रश्न को हल करना है, अब समझिए थोड़ा एक बार। थोड़ा मैं आपको इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, प्रश्न को छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखिए,
कहा है कि 50 पैसे के सिक्के हैं, माना मैंने x, इसमें से 1/3 सिक्के निकाल लिए जाते हैं कि इसमें से 1/3 सिक्के निकाल लिए जाते हैं। इसी x में से 1/3 सिक्के निकाल लिए जाएंगे तो कितना बचेगा? 2/3 x बचेगा। ठीक है। अब यहां पर कहा कि 1 रुपए के सिक्के, मान लो मैंने x माना, इसमें से 1/4 सिक्के यदि निकाल लिया जाएगा तो कितना सिक्का बचेगा? x माइनस एक्स, 3x बाई कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। देखो ये जो बातें हैं ये आपके प्रश्न में लिखी हुई हैं, ये बातें आपके प्रश्न में लिखी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, सब आपको पता चल गया, आपको पता सब चल गया है कि 3/x ये 1 रुपए का सिक्का है और जो 50 पैसे का सिक्का है उसको पहले रुपए में बदलेंगे। जब रुपए में बदलेंगे तो कुछ आपको करना पड़ेगा। देखो इतना आपने समझा। अब देखो मैंने लिखा कि ये 3x है बटे 4 प्लस ये देखो पैसे में आया है, पैसे में आया है जिसको रुपया बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो 1 रुपए में 2 50 के सिक्के होते हैं, यानी 1 रुपया मतलब 50 पैसा 1 रुपए का क्या होता है? आधा होता है। 3x गुणे कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 3x बटे कितना? 4 और यहाँ पर बचेगा x बटे कितना? 3 बराबर कितना हुआ? 26 हुआ। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिका 9 x प्लस 4x बटे 4 तिहाई 12 बराबर कितना? 26। यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ोगे जब तो 9 4 13x बटे कितना हो जाएगा? 12 बराबर 26। तो 13 दूना कितना होता है दोस्तों? 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 में 2 का गुणा होगा तो 12 दूना 24। इसका मतलब है कि x रुपए और 1 रुपए और 50 पैसे के जो गुल्लक में सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 24। x बराबर कितना आया? 24 आया। तो गुल्लक में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो गुल्लक में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? गुल्लक में गुल्लक में गुल्लक में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2x। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना हुआ? 48। यानी 48 सिक्के हैं ऐसे जो हमको पता चल गया 48 सिक्के हैं। ठीक है। ये रहा दोस्तों, ये इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आराम से आपको समझना है। यदि आप थोड़ा छोटा इसको लगाना चाहते हैं तो मैं उसको भी बता देता हूं आपको। आइए देखते हैं। अब देखो फिर से, ये कोई राम है, ये राम नाम का व्यक्ति है एक। ठीक है। ये राम है और इन्हीं से हमको क्या करना है? प्रश्न को सॉल्व करवाना है। आइए देखते हैं। ये गुल्लक है, ये मान लो गुल्लक है, इसमें 1 रुपया है, समझ जाओ, और इसमें 50 पैसे, 50 पैसे है। तो मैंने बताया, कहा कि उनके सिक्कों की संख्या समान है दोनों की, यानी इस 1 रुपए और 50 पैसे के दोनों के सिक्के यदि x है और यदि x है, दोनों सिक्के यदि x है और x है, ये बताओ ये दोनों x है, तो जब बताओ कि गुल्लक में कितना कुल सिक्का है? 2x। गुल्लक में x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x। अब इतना हमको समझ में आ गया कि गुल्लक की
की क्षमता कितनी है, 2x की है। अब देखो कहा है कि 50 पैसे के सिक्के का 1/3 निकाल लेते हैं। जब मैं इसको x माना तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना बचेगा, 2/3x बचेगा, यानी 1/3 यहाँ से मैंने निकाला। अब फिर आगे बढ़ा कि 1 रुपए के सिक्के से मैंने 1/4 निकाला। 1/4 निकालोगे तो x में से 1/4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3/4x हो गया। 3/4x हो गया दोस्तों, 3/4x हो गया। अब ये पता है आपको है कि जो हमको 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसा का है। तो 50 पैसा का है, जिसको रुपया में बदलने के लिए 1/2 से क्या करोगे, भाग दोगे, गुणा करोगे। अब जब गुणा करोगे तो देखो ये 2 से कट जाएगा। अब जो साधारण नियम होता है गुणा का, तिरछा हम गुणा कर देते हैं। देखो तिरछा गुणा करेंगे हम इसका इसके साथ, तो इधर 3 तिरका कितना 9x, इधर 4 में 1 का गुणा करोगे तो 4 का नाम है 4 और x हो जाएगा। नीचे का गुणा नीचे वाले से होता है, यहाँ का गुणा इसके साथ, तो 4 दिया कितना 12, बराबर कितना हो जाएगा 26 बचता है। तो यहाँ देखो कितना होगा 9 4 13x बटे कितना 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो गया। तो 13 दूना कितना 26, तो x बराबर 12 दूना 24। यानी ये तो 1 रुपए या 50 पैसे का सिक्का आया, लेकिन आपको पता है कि कुल टोटल कितना होगा, कुल टोटल होगा तो 2x माने हैं। जब 2x माने हैं तो इसमें x की जगह पर जब 24 रखोगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और यही 48 जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। आइए ये देखिए हमारा उत्तर है 48। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। एक टीचर है जो कक्षा में जाता है, उसको बेलन और शंकु पढ़ाना है। बेलन को आप जानते हैं कि बेलन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है बेलन, और शंकु ऐसे बनता है दोस्तों। शंकु जो है ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। यही दोनों उन लोगों को पढ़ाना है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य होगा। प्रश्न को पढ़िए। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बनाएगा। ए और बी दोनों है, नन ऑफ दीज है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखो भाई एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाना, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कठिन काम है। छोटे बच्चे शंकु और बेलन को बना ले जाएं किसी तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। उनके प्रकार के बारे में, उनके जो उनकी ज्योमेट्री होती है उस सब को बना पाना, मतलब एक निश्चित वे में बना पाना उनके लिए बहुत कठिन काम है। सभी उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको वह छोटे बच्चे नहीं बता सकते। इसलिए जो ऊपर की बात लिखी हुई है कि अभिलक्षणों में भेद कर पाना, बच्चों को बहुत कठिन लगेगा। क्यों? बच्चे ये बता सकते हैं, छोटे बच्चे, कि ये बेलन की तरह है। बेलन जो है एक कटी हुई पाइप की तरह है। और शंकु को बता सकते हैं बच्चे कि ये जोकर के टोपी की तरह है, उसकी आकृति को बना सकते हैं। तो इसमें जो आकृति दी गई है वही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ना कि अभिलक्षणों को बता पाना। ठीक, आइए अगला प्रश्न है हमारा कि एलसीएफ 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग करना, सीखना।
या आप इंग्लिश में लर्निंग लिख सकते हैं इसको, लर्निंग। ठीक। अब देखिए, गणित सीखना है तो कब? उच्चतर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। उच्चतर का मतलब होता है कि प्राइमरी से ऊपर। ठीक। अगर निम्नतर होता तो प्राइमरी वाली बात होती। आइए देखते हैं, बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। बच्चों में संख्या और प्रतिमान को विकसित करने के लिए पहली क्लास में प्राइमरी के बच्चों के लिए जो बातें होती है उसको मैंने लिखाया है। उसमें मैंने लिखा है कि बच्चे जब जो उसके चिन्ह है, साइन है, सिंबल है, संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग है और संख्याओं को विकसित करने का गुण सीखते हैं, तो वह अधिगम जो होता है वह प्राइमरी का होता है। किसका होता है? प्राइमरी का होता है, ना कि उच्चतर होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करके उसके लिए आंतरिक संसाधनों का विकास करना। बच्चे के लिए गणितीय करण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, गणितीय समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना। गणितीय समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, यह जो है भी ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केवल बच्चों को गणितीय समस्याएं ही हल नहीं करवाना है, बल्कि उसमें उसके आंतरिक संसाधनों का भी विकास करना है, ताकि वे अपने आप को कनेक्ट कर सके अन्य विषयों के साथ, अपने आंतरिक समझ को बढ़ा सके। ठीक है, तार्किक हो सके। तो इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है बच्चे के मस्तिष्क का क्या करना है? गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का मतलब होता है उसके आंतरिक जो क्षमता है उसका स्किल डेवलपमेंट करना है, क्षमता को विकसित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगा। ठीक। आइए, आइए देखिए, आइए देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? संकीर्ण उद्देश्य का मतलब है दोस्तों कि संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है कि प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी की बात कर रहा है। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या होता है? प्राइमरी की बात कर रहा है। संकीर्ण उद्देश्य में बच्चे को क्या सीखना होता है? वह संक्रियाओं को जान जाता है, संख्याओं को सीखता है, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखता है, शब्दों से शब्दों में संख्याएं लिखी जाती है उसको अंकों में लिखना सीखता है, स्थानीय मान निकालना सीखता है। यह जो है गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं, संख्यात्मक कौशल का विकास करना, यह तो है, या तो यही तो ऑप्शन सही है, संख्याओं का संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना, यह भी नहीं है। क्या गलत सलत लिख डालते हैं लोग। छात्रों की, ये छात्रों लिखा है भाई, छात्रों
की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना नहीं नहीं है। और छात्रों के बीच, यहाँ भी छात्रों है, छात्रों के बीच छात्रों के बीच व्यवस्थित तथा को प्रोत्साहित करना। व्यवस्थित तर्क है ये, व्यवस्थित तर्क। सब थोड़ा टाइपिंग ये लोग अभी एक्सपर्ट नहीं है भाई, गलत कर देते हैं। व्यवस्थित तर्क को क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आइए आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न यह है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। देखो भाई, एनसीएफ यह कहता है कि बच्चों को तार्किक बनाना है। दूसरी बात कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है। ठीक है, बच्चों को रटवाना नहीं है। गणित शिक्षण में बच्चों को रटवाना नहीं है, बल्कि उनमें ऐसे स्किल को डेवलपमेंट कर देना है कि उनका ज्ञान क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। जैसे उन्हें पहेलियों के माध्यम से सिखाना है, खेल खेल में सिखाना है, ताकि वे जो गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करें वह क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। तो आइए हम अपने ऑप्शन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 का है, उसमें कहा कि गणितीय छात्रों को दैनिक अनुभव से संबंधित करना। ठीक है, या तो भाई, या तो उद्देश्य है जो है गणितीय छात्रों को दैनिक अनुभव से संबंधित करना, या एनसीएफ का उद्देश्य है। ठीक, और दूसरी बात कहा है कि छात्र की बातों, यहाँ लिखा है छात्र है, या छात्र की विचारधारा प्रक्रिया का गणितीकरण करना। छात्र के विचार को भी ध्यान में रखना है कि वह गणित सीखने के लिए सक्षम है कि नहीं है, कौन सी विधि हम अपनाया, टीचर कौन सा जो है तरीका अपनाए कि बच्चों को आसानी से क्या हो, मतलब सीख सकें, मैथ को आसानी से सीख सकें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के दो ऑप्शन एनसीएफ 2005 से मेल खाते हैं, लेकिन जो कलन विधि है, यह जो है, जो कलन विधि यहाँ पर लिखी हुई है, यह जो है, यह रटने पर बल देती है, रटने पर बल देती है। और जहाँ पर रटने पर बल दिया जाए वहाँ पर एनसीएफ 2005 से कहता है कि आप बच्चे को रटवाएंगे नहीं, बल्कि उसे सिखाएंगे ताकि उसका ज्ञान क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक, आइए अब देखो, ये लिखा है प्रश्न, ये छोटा सा प्रश्न यह भी है। इसमें आपको ये जानकारी ले लेना है कि आपको किलोग्राम, मीटर, इन सब के बारे में जानकारी है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है, कि 1 घंटा बराबर आप जानते हैं 3600 सेकेंड होता है, यह सही है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यह भी सही है, आप जानते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यह भी जानते हैं। लेकिन 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर नहीं होता, बल्कि 1/1000 लीटर होता है। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये उल्टा लिखा गया दोस्तों, अब ये लिख दिया गया, तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। ये इसका जो है, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है,
ये यही गलत लिखा है। यही जब गलत है तो यही गलत वाला ऑप्शन है। कौन? 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 ml होता है। ठीक, आइए ये देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किसी परिमेय, एक किसी परिमेय है, किसी परिमेय, किसी परिमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष की परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, कोई परिमेय है, कोई परिकल्पना है या निष्कर्ष है, निष्कर्ष निष्कर्ष है या कोई परिकल्पना है, कोई क्या है? परिकल्पना, कोई परिकल्पना है। यदि आप इसको क्या करेंगे? बदलेंगे, बदलेंगे, इसका मतलब है उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। तो जब उलट देंगे तो क्या मतलब होता है? आप देखो, उलट देंगे तो क्या मतलब हो गया? प्रमेय का विलोम हो गया, प्रमेय का प्रतिलोम हो गया, प्रमेय का प्रतिधनात्मक हो गया, प्रमेय का इसमें से कोई नहीं। तो जब कोई चीज है उसको उलट दे रहे हो तो उसका क्या हो जा रहा है? उल्टा का मतलब विलोम। तो प्रमेय का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा दोस्तों। प्रमेय का क्या हो जाएगा? विलोम। ठीक, आइए ये देखो, प्रश्न है छोटा सा सिंपल सा परसेंटेज का प्रश्न आपसे पूछा है। x के x प्रतिशत का मान 36 है तो x है। इसका मतलब है कि जो x है, कोई x है, इस x के का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। फिर x परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100 हो जाएगा, बराबर कितना है? 36 है। ठीक है, तो अब बताइए, इसका और इसका जब गुणा होगा, ऊपर का ऊपर गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। x²/100 हो गया, बराबर कितना हुआ? 36। अब x² बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा इसका होगा तो हो जाएगा 3600। ठीक है, इस 3600 को हम लिख सकते हैं x बराबर √36 गुणे √100। अब आप सभी लोग जानते हो कि 36 का वर्गमूल 6 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 60। x का मान कितना आया? 60 आया दोस्तों। x का मान 60 हो गया। तो यही आपका क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, 11 नंबर सवाल है। यह जो है आपका वर्गमूल का सवाल है, वर्गमूल का सवाल है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, दोनों के ऊपर। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और एक लिखा है 272 माइनस 128 है। यहाँ का जो स्क्वायर है इन्होंने 2 लिख दिया है। ठीक है, यानी 272 माइनस 128 स्क्वायर लगा हुआ है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालोगे? आइए देखते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है ऐसे करड़ी। ठीक, तो 272 माइनस स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा? 128 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप जानते हो कि जब a² माइनस b² होता है तो उसको लिखा जा सकता है एक कोष्ठक में a² माइनस b² जब होता है इसे लिखा जा सकता है a माइनस b, और एक कोष्ठक में क्या लिखा जा सकता है? a प्लस b, इसको लिखा जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे करना है। आइए इसको देखते हैं। 272 माइनस 128 कर देंगे और एक कोष्ठक में इसको लिख देंगे 272 प्लस 128।
अब देखो इसको जोड़ लेंगे हम, जोड़ लिया देखो, इसको घटाएंगे 12 में से 8 गए कितना, 4, 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 6, बचा 6 में से 2 गए कितना, 4, और यहाँ पर से 1 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1, गुणे इसको देखो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हो गया दोस्तों। अब देखो ये देखो 20 का स्क्वायर है, ये जो है 20 का स्क्वायर है, तो ये देखो 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ ये 12 हो गया और ये क्या हो गया, 20 हो गया। 12 और 20 बराबर कितना हुआ, 12 दूनी 24, 240। इसका आंसर हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आइए आप देखो एक गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। मैंने बताया था आपको आगमन विधि और निगमन विधि। मैंने आपको ये कहा कि जब आप निगमन विधि पढ़ते हो तो आप किसी सूत्र की सहायता से किसी प्रश्न का उत्तर निकालते हो तो वह निगमन विधि हो गया। और जब आप आगमन पढ़ते हो तो आगमन का मतलब होता है हम एकदम साधारण से शुरू होकर के आप अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ जाएं। साधारण का मतलब होता है, आगमन विधि का मतलब होता है कि हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हुए अपने उत्तर की तरफ जाएं। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि जैसे आप किसी आयत का परिमाप निकालते हो तो उसके चारों ओर के भुजाओं को जोड़ देते हुए यदि, तो वह आगमन विधि हो गया। लेकिन यदि उसी आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई से निकालते हो तो वह निगमन विधि हो गया। इसका मतलब सूत्र की सहायता से जो भी प्रश्न हल होंगे वह निगमन विधि, और जो बिना सूत्र के हल होंगे वह आगमन विधि। आ जाओ प्रश्न देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब हो गया निगमन विधि की बात कर रहा है। या विशिष्ट का मतलब, विशिष्ट कौन है, विशिष्ट हमारा सूत्र है, हमारा जो फार्मूला है दोस्तों वह विशिष्ट है, इसलिए यह होगा नहीं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, तो बच्चा छोटा रहता है तो जानता होता कुछ नहीं है, ये अज्ञात और ज्ञात से भी गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मैंने कहा कि छोटे छोटे अंक को आप जोड़ करके आप उत्तर प्राप्त कर रहे हो, सामान्य काम कर रहे हो केवल जोड़ने का या घटाने का, तो वही क्या हो जाएगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए आओ अब देखो लिखा है कि इनमें से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, बातें एकदम नॉर्मल हैं। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान समाधान विधि, विधि इसको कहते हैं प्रॉब्लम लर्निंग मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यही हम पढ़ रहे हैं, यही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, जब हम कभी भी गणित में समस्या समाधान मेथड पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ने का मतलब यह है कि यह छात्र को स्वाध्यायी बनाता है। इसका मतलब होता है कि छात्र जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, छात्र सेल्फ लर्नर हो जाता है। ठीक है, लर्नर बनता है।
और इसमें यह होता है कि अध्यापक समस्या की उपयोगिता छात्र को बताता है और छात्र तब उस उपयोगिता को जान करके समस्या का समाधान करता है। तो आइए मैं एक एक बातें आपको बताता हूँ। इसमें पहली बात ये कि यह छात्रों को स्वाध्यायी का मतलब होता है सेल्फ लर्नर बनाता है। दूसरी बात इसमें कि समस्या को अध्यापक नहीं, ये गलत बात है। दूसरी बात यह है समस्या की उपयोगिता अध्यापक छात्र को बताता है। ठीक है। समस्या समाधान विधि में छात्र पहली बात तो सेल्फ लर्नर हो जाता है और जो समस्या है उसकी उपयोगिता अध्यापक जो है छात्र को बताता है। विद्यार्थी को जब यह लगता है, ठीक है, मैं तीसरी बात लिख रहा हूं, यहां से देखिए तीसरी बात विद्यार्थी को जब यह लगता है कि अमुक समस्या उसके कैरियर के लिए छात्र के कैरियर के लिए जरूरी है तो वह उसमें रुचि लेने लगता है। ये बातें हैं। ठीक। ये जो समस्या समाधान विधि है यह अभ्यर्थी केंद्रित विधि है। ये क्या है? यह है अभ्यर्थी केंद्रित विधि है। ठीक। इन सब दो चार बातों को आपको जानना है कि जब समस्या समाधान मेथड पढ़ते हैं हम तो छात्रों को स्वाध्यायी बना देता है। समस्या की उपयोगिता अध्यापक छात्र को बताता है। तो जब यह समस्या की उपयोगिता छात्र जान जाता है कि यह हमारे करियर के लिए आवश्यक है तो छात्र जो है रुचि देने लगता है और समस्या समाधान करते करते वह सीखने भी लगता है। इसका मतलब यह है कि इसमें अभ्यर्थी को छात्र को पूर्ण रूप से फोकस किया जाता है। यह छात्र केंद्रित विधि है, अभ्यर्थी केंद्रित विधि है। आइए हम समस्या समाधान के सोपान के बारे में भी जानते हैं। आइए देखते हैं। अगली बात है समस्या समाधान के चरण।
समस्या समाधान के कितने चरण हैं? 7। समस्या समाधान के कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। एक एक करके हमको देखना है। तो देखो भाई, कोई समस्या यदि आ जाती है हमारे सामने, तो सबसे पहले हम समस्या की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। ठीक है, समस्या की क्या करेंगे? हम पहचान करेंगे। समस्या की पहचान, समस्या की पहचान पहले करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या? समस्या आ गई, समस्या को कैसे हम निपटेंगे समस्या से? तो समस्या का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? विश्लेषण करेंगे समस्या का। जब समस्या हमको पता हो गई, उसका विश्लेषण हमने कर लिया, समस्या का विश्लेषण हम करेंगे। उसके बाद समस्या का क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। क्या, किस प्रकार की समस्या है उसका वर्णन करेंगे। समस्या का वर्णन, समस्या का वर्णन हो जाएगा। उसके बाद जब समस्या का वर्णन हो जाएगा, तो हमको क्या करना है? समस्या के मूल कारणों की तलाश करनी है, और समस्या के मूल कारणों की तलाश करनी है। और पांचवी बात यह है कि समस्या समाधान का वैकल्पिक रास्ते की क्या करेंगे? हम खोज करेंगे। वैकल्पिक रास्ते की खोज करेंगे। उसके बाद समाधान को लागू करेंगे। जब छठा है, समाधान को क्या करेंगे? लागू करेंगे। समाधान को लागू करेंगे। उसके बाद जब इतना सब कुछ हो जाएगा, तो हम अपने परिणाम और या तो इसी को क्या कहते हैं? निष्कर्ष की क्या कर लेंगे? प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, इस समस्या समाधान के 7 चरण बताए गए हैं समस्या समाधान मेथड में। मैंने आपको बताया कि समस्या समाधान जो है, यह अभ्यर्थी केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक छात्र को यह बताता है कि जो अमुक समस्या है, आपको गणित की समस्या पढ़ रहे हैं, गणित यदि आप पढ़ लोगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, ये बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो। बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं? समस्या समाधान में रुचि लेने लगते हैं। तो समस्या समाधान के 7 चरण होते हैं। पहले कोई समस्या है उसकी पहचान करेंगे। समस्या किस प्रकार की है तो उसका विश्लेषण करेंगे। जब उसका विश्लेषण कर लेंगे तो समस्या का वर्णन करेंगे कि भाई यहाँ समस्या है। उसके बाद फिर जब वर्णन हो जाएगा तो समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसके मूल कारणों की तलाश करेंगे। उसके समस्या समाधान के कोई शॉर्टकट वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे। फिर समाधान लागू करेंगे। उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। तो देखिए, हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा है लिखा है कि इनमें से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं। योजना का प्रतिपादन करना, समस्या का स्पष्टीकरण करवाना, परिणाम को प्रतिपादित करना या पहुंचना। ठीक है, तो योजना का प्रतिपादन करना, अब देखिए, समस्या का स्पष्टीकरण करना, क्या इसमें समस्या का स्पष्टीकरण लिखा है? नहीं लिखा। योजना का प्रतिपादन करना, क्या इसमें कहीं योजना की बात आई है? नहीं। परिणाम को प्रतिपादित करना, परिणाम को प्रतिपादित करना नहीं, परिणाम को तक पहुंचना है। तो यह भी प्रतिपादित करना, केवल परिणाम को प्रतिपादित करना केवल यही है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है।
केवल ऑप्शन नंबर कोई नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए, समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। आप यहाँ से जान गए हैं, मैंने आपको बता दिया कि अभी देखो ये तो चला गया। अब देखो, जब समस्या के अंतिम चरण में पहुंचते हो तो समस्या का क्या करते हो, पहले निष्कर्ष तो निकालते ही हो। ठीक है, समस्या का अवलोकन करते हो, समस्या के बारे में जानते हो, यह भी सही है। स्थिति की कल्पना करते हो, यह भी सही है। लेकिन समाधान का प्रयास करना, समाधान का प्रयास नहीं करना, समाधान निकालना होता है। इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है और यही पूछा कि कौन गलत है कौन नहीं है। आप उसको जब याद कर लोगे तो आप इस ऑप्शन को बना ले जाओगे। आइए, अब अगला प्रश्न है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत करता है। कहाँ से शुरुआत करता है शिक्षक? कहाँ से शुरुआत करता है शिक्षक भाई? आइए देखते हैं शिक्षक को शुरुआत करता है। तो देखिए, लिखा है कि संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। भाई संख्या रेखा बहुत बड़ी चीज है, संख्या रेखा पर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। और उसके बाद देखिए, के रूप में भिन्न लिखना, भिन्न वो लिख ही नहीं पाता, तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, कराना। ठीक है, ये है कराना। ठीक, तो छात्र के उसके आसपास के भिन्न भागों को पहचान कराना, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखो अगला प्रश्न। लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए, ये सीखने के लिए भाई, सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे आवश्यक है? सभी सूत्रों को याद करना, सूत्रों को याद करना, समस्या का हल कई बार करना, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। ठीक है, खोज करना। आइए अब हम आपको बताते हैं, इसमें है कि सभी सूत्र को याद करोगे, समस्या का हल कई बार करोगे, समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को खोज करना है। तो गणित को सीखना है, आपको रटने की जहां भर बात आ जाए वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। समस्या को हल कई बार करोगे लेकिन समझोगे नहीं तो कोई मतलब है उसका, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यही सी है, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके खोजना। कई तरीकों से आप उसको हल करोगे तो उसको सीखोगे। यहाँ पर गणित सीखने की बात कही जा रही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा, कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। ये चित्र है, चित्र की रचना करने के लिए कहता है छात्र अध्यापक। तो इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? जब कोई रचना होती है भैया, तो कोई चीज बनाया जाता है तो उसको सृजन कहते हैं, रचना कहते हैं। तो यही रचना हो जाएगा, यही रचना। कोई अध्यापक कोई आकृति बनाएगा तो आप पटरी प्रकाश में पेंसिल से कुछ बनाओगे ना, जो बनाओगे तो रचने ना होगा, वो आकृत होगा। तो वही चीज है ये बात। ठीक, आइए अब देखो, ये हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि कक्षा 4 का छात्र है राम। कक्षा एक छात्र है राम, संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। कैसे दे देगा? मौखिक रूप से। जो छात्र है राम वो कैसे दे देगा? मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलती करता है। ठीक है, हल लिखने में गलती करता है।
लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए, लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। उपचारात्मक तकनीक है, ठीक है। सबसे अच्छी हल करने की उपचारात्मक तकनीक है। क्या है, क्या है भाई? पढ़िए, देखिए जरा। यह जो प्रश्न लिखा है, ठीक है, हल करने का एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा है, हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, ये ऑप्शन यहाँ पर पूरा गलत टाइप हो गया है, तो ये ऑप्शन है नहीं, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन पूरा गलत है उसमें। ठीक, अब देखो भाई, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज पोल्या। एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? जॉर्ज पोल्या है। ये भी समस्या समाधान विधि के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। ये भी समस्या समाधान की विधि के बारे में कुछ बताते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू सॉल्व इट। मैं जॉर्ज पोल्या के बारे में कुछ बता देता हूँ। जॉर्ज पोल्या, जॉर्ज पोल्या, ये जॉर्ज पोल्या एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट, ये किताब का नाम है हाउ टू सॉल्व इट। ये इनकी किताब है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि जॉर्ज पोल्या की किताब क्या है, तो आपको बताना है हाउ टू सॉल्व इट। इन्होंने समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप बताए हैं, उसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जब हम समस्या का समाधान करेंगे, क्या कहा कि समस्या के समाधान का जो स्टेप है इन्होंने बताया है, उसको मैं लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है समस्या को समझें। समस्या को समझें, पहले हमें समस्या को समझना है। दूसरा उन्होंने कहा कि समस्या को जब समझ गए तो समस्या समाधान के लिए एक योजना तैयार करें। क्या करें? योजना तैयार करें। जब आपको योजना आपकी तैयार हो गई तो आप क्या करेंगे? योजना को अंजाम देंगे, ठीक है। योजना को क्रियान्वित करें। योजना को क्रियान्वित करें, ठीक है, या क्रियान्वित करें, या इसी को कहते हैं अंजाम दें। क्या करें? अंजाम दें। जब इतना काम कर लोगे आप, तो अगली बात आपको मिलेगा निष्कर्ष। निष्कर्ष मिलेगा, या इसी को लिखा रहेगा जांच। जांच करें, या इसी को लिखा रहेगा सत्यापन करें। सत्यापन करें। तो देखो भाई, ये जो जॉर्ज पोल्या है, इनके बारे में ये जो कह रहे हैं कि जो हम समस्या का समाधान करने चल रहे हैं, हम कैसे करेंगे, तो इनके समस्या समाधान के जो चरण हैं उन्हीं को प्रश्न में पूछ लिया गया कि इनको सही से बताओ।
तो सबसे पहले देखो, ये समस्या को पहले समझना है। जो समस्या को पहले समझना है तो सबसे पहले 3 आएगा, ठीक। उसके बाद कहा है कि योजना बनाएं, योजना बनाएं तो 1 आएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो 3 1 किसमें है, 3 1 इसी में है। और उसके बाद योजना बनाएं 2 है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, लिखा नहीं है कि 4 भी है ऑप्शन में, 4, ठीक है। तो 2 3 1 4 यही जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो आप जॉर्ज फोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरणों को यदि आप याद करेंगे तो आ जाएगा ये प्रश्न। उन्होंने कहा कि समस्या समाधान, यदि कोई आपके पास समस्या आ जाएगा तो पहले समस्या को समझेंगे आप, फिर समस्या को का निपटारा करने के लिए योजना बनाएंगे। आपने कोई जो योजना बनाई है उसको क्रियान्वित करना है आपको, फिर क्रियान्वित करेंगे, जैसे क्रियान्वित करेंगे आपसे उस योजना का इन आउटपुट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, निष्कर्ष मिलना प्रारंभ हो जाएगा। या उसी को ऑप्शन में दिया कि निष्कर्ष या जांच करें या सत्यापन करें, ये कुछ कोई भी शब्द लिखा रहेगा, आप अपने उत्तर को उसमें शामिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आइए देखो भाई, ये हमारा प्रश्न है अगला कि एक कोई खंभा है, ठीक है, एक कोई खंभा है, एक खंभे का एक कोई खंभे का 1/3 भाग का, यहाँ पे लिखा है 1/3, 1/3 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में और 2/5 भाग कहाँ है, पानी में, तथा 10 मीटर पानी से ऊपर है, तो खंभे की लंबाई बताओ। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो मान लो एक कोई खंभा है, एक कोई खंभा है, इसकी लंबाई x है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, x है। तो कहा कि इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग जो है कहाँ है, कीचड़ में, कीचड़ में है। और यहाँ से कह रहा है कि इसका 2/5 भाग कहाँ है, पानी में, पानी में है, पानी में है। इसका मतलब है कि कुछ हमको ऐसा करना है, x में से इनको घटाना है। तो जरा देखें, सबसे पहले हम 1/3 और प्लस 2/5 को जोड़ेंगे, जोड़ दिया, और इसमें से 1 से हमको इसमें से घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि खंभे की लंबाई को x बराबर मैंने 1 मान लिया है, 1 मान लिया, बराबर कितना बाहर है भाई, 10 मीटर। इसको जब गुणा करोगे तिरछा, तिरछा गुणा करो तो हो जाएगा 5 और 3 दूना 6 और बटे कितना 15 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे 10, तो देखो 15 यहाँ पर, यहाँ 11 आएगा, तो 11 में से 15 में से 11 को घटाओगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 15 बटे कितना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 पचे 75 बटे 2, तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी जो खंभे की लंबाई है वह 37.5 मीटर है। कितना है, 37.5 मीटर। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से कर देना है, ठीक। आइए, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसको आप देखते रहिए, और साथ ही साथ हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस के जो आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई होता रहे। धन्यवाद।